हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम संसद शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम संसद के बारे में धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले हम संसद के लोकसभा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं सदस्यों की संख्या का, इस क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं इस सदस्यों को लेके कि कौन लोग कितने कहाँ से आते हैं। तो राज्यसभा एवं लोकसभा की संरचना के बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारी संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे मैं बता दूं कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन संसद का एक महत्वपूर्ण भाग है वो, क्योंकि कोई भी लॉ बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो कानून नहीं बनता। इसी वजह से राष्ट्रपति को संसद का एक अंग माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं सदस्यों का। पहले हम देख लेते हैं राज्यसभा का सदस्य। तो राज्यसभा सदस्य, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या संरचना है। अधिकतम इसमें निर्धारित किया गया है 250 सदस्य इसमें निर्धारित किया गया है, और इसमें मनोनीत जो होंगे वो 12 सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आर्ट, साइंस, समाज सेवा, इन सब की तरफ से राष्ट्रपति इसमें नॉमिनेट करता है 12 सदस्यों को। और निर्वाचित होते हैं 238 सदस्य, मतलब कि स्टेट से। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है संसद में, क्योंकि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है तो राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में, तो इसी वजह से राज्यसभा बनाया गया। और इसमें हम देख लेते हैं जो 238 है उसमें राज्यों से होंगे 234 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं हमारे, उनसे 4 सदस्य होते हैं। अब राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है संसद में, लेकिन यहाँ पे केंद्र मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी को भी हिस्सा दिया गया है 4 सदस्यों को। तो ये फेडरल फीचर के अगेंस्ट में है। तो जब हम ये बात करेंगे कि राज्यसभा का फेडरल फीचर के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे इसके बारे में कि क्यों दिया गया है और इसका क्या प्रोविजन है, ये सब हम देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। इतना तो बताया गया है संविधान में, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही राज्यसभा में, जिसमें से 12 मनोनीत तो होते ही हैं और 333 निर्वाचित होते हैं। और राज्यों से 229 सदस्य निर्वाचित होके आते हैं प्रत्येक राज्य से, जिसमें से सबसे ज्यादा यूपी से आते हैं 31 सदस्य, और सबसे कम त्रिपुरा से आते हैं 1 सदस्य। तो ये आप याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें 4 सदस्य आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो केंद्र शासित प्रदेश से इसीलिए आते हैं क्योंकि इनमें भी विधान सभा है, इस वजह से इनको भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दिल्ली में भी विधानसभा है, तो इससे 3 सदस्य आते हैं, और पुडुचेरी में भी विधानसभा सदस्य हैं, तो इसमें भी 1 सदस्य आते हैं। तो जैसा कि हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा था कि दिल्ली और पुडुचेरी को भी वोट देने का अधिकार होता है राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ के सदस्य को। तो इसी वजह से राज्य इनको सेंटर में भी विधानसभा है, तो प्रतिनिधित्व दिया गया है इन लोगों को। अब देख लेते हैं हम लोकसभा को। अब लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य का दिया गया है, जिसमें से निर्वाचित होके आएंगे इसमें प्रत्येक क्षेत्र से देश के 530 सदस्य राज्य से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी होते हैं वहां से। और इसमें प्रोविजन है कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं नॉमिनेट, वो 2 है, एंग्लो इंडियन। तो अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है संशोधन द्वारा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में स्थिति है 545 सदस्य ही हैं 552 में, क्योंकि जो 7 सदस्य हैं तो वो जब पाक ने इस पे कब्जा कर लिया है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, तो उसमें ये 7 सदस्य मतलब 7 सीटें चली गई। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें निर्वाचित जो होंगे वो 530 सदस्य राज्य से आएंगे, और 13 सदस्य यूटी से मतलब यूनियन टेरिटरी से आएंगे। और 13 सदस्य जो यूटी से आएंगे उसमें 7 दिल्ली से आएंगे, और 5 सदस्य अन्य यूटी से आएंगे जैसे पुडुचेरी वगैरह से। और इसमें मनोनीत जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन 2 है। अब इन्हें समाप्त कर दिया गया। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे ये चीजें, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि कितने एंग्लो इंडियन को पहले नॉमिनेट किया जाता था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में। तो हमने ये ओवरव्यू ले लिया सदस्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और स्टेटमेंट के द्वारा आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि संसद के बारे में, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, अब इसके बारे में हम देखेंगे अच्छे से इसमें। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जैसा मैंने बताया भी था आपको ऊपर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और मॉन्टेस्क्यू जो था, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो जो मैंने बताया था आप लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटियल सिस्टम के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के बारे में कि कैसे तीनों अंग को अलग अलग किया गया।
न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को, क्योंकि शक्ति एक हाथ में होने पे लोगों का अधिकार का हनन होता था। तो इस वजह से शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया मॉडर्न व्यू में, और इसे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो ये सिस्टम होता है। तो हमने क्या किया कि हमने नियंत्रण एवं संतुलन का, एक चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत को अपनाया है। इसमें होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमने कार्यपालिका को अकाउंटेबल बनाने के लिए ऐसा प्रावधान किया ताकि कार्यपालिका कोई टफ डिसीजन लेके लोगों के अधिकार का हनन ना कर पाए। इसीलिए हमने मतलब चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत को अपनाया है, क्योंकि लेजिस्लेचर हमेशा जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पे लगाम लगाए रहती है इसमें। तो ये सिद्धांत हमने अपनाया है। इसीलिए जो कार्यपालिका होती है वो मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होती है हमेशा, और उत्तरदायी बनाने के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं संसद के बारे में, देखते हैं कि हम जो व्यवस्थापिका या विधायिका के कार्य क्या है। तो संसद के कार्य हमें देखना होगा, क्योंकि मेंस में जब आप जाइएगा तो आपको ये सब लिखने होंगे। तो इस वजह से हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और आप देखे भी होंगे कि हम मेरे क्लास का तरीका कैसा है। और प्रीलिम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेंस का तैयारी कर लिया उसको प्रीलिम्स में कुछ सोचने का नहीं होता है, तो वैसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। हम देख लेते हैं और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। संसद का पहला काम है विधि निर्माण, मतलब कानून बनाना। संसद ही पूरे देश के लिए हमेशा कानून बनाती है। स्टेट भी बनाती है, लेकिन स्टेट अपने क्षेत्र मतलब अपने राज्य के लिए ही बना सकती है, जिस राज्य की उसकी सीमा है उसके अंदर है। लेकिन संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, और जब आपातकाल लगता है तो संसद राज्य के लिए भी कानून बनाती है। तो जो विषय बटा हुआ है संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, जो राज्य सूची होती है उस पे भी संसद कानून बना सकती है। तो और जब भी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पास कर देती है कोई रेजुलेशन, तब भी संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है। और जब 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से मांग करते हैं तो संसद उनके एरिया में भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। और दूसरा हम देख लेते हैं इसमें आर्थिक कार्य क्या है। तो वित्त पे नियंत्रण सभी करती है। तो बजट के द्वारा वित्त पे नियंत्रण किया जाता है। पूरे जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है फिर संसद ही नियंत्रण करती है। एक भी रुपया उसमें से ऐसे खर्च नहीं किया जा सकता जब तक संसद अनुमति नहीं देती है। और अनुमति के लिए ही जो वित्त बिल होता है उससे, और मनी बिल, ये सब पास किया जाता है उसी के लिए, पैसा खर्च करने के लिए ही। जब कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालना होता है तो आपको संसद के बिना अनुमति के एक भी रुपया नहीं मिल सकता। और तीसरा हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर नियंत्रण। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है वो कार्यपालिका ही करती है, और कार्यपालिका लेजिस्लेचर का पार्ट ही है, तो संसद का ही ये कार्य होगा। तो जो भी अगर बड़े निर्णय होते हैं तो वो पहले संसद से पास होते हैं तभी जाके होते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट को पैसा भी लेना होता है तो संसद से पास करके ही पैसा लेती है संसद, मतलब किसी से एग्जीक्यूटिव। और जैसे कार्यपालिका संसद का ही भाग है, तो जो भी देश से कैसा रिलेशन बनाना है ये कार्यपालिका का ही काम है। हमारा IMF में कैसा प्रतिनिधित्व होगा ये भी संसद का ही काम है, क्योंकि मेनली कार्यपालिका संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगर संसद इनके निर्णय से सहमत नहीं है तो इनकी सरकार जा भी सकती है। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सब आ जाता है। अगर ये पास नहीं हुआ तो सरकार जा सकती है। तो मेनली सारे जो काम होते हैं वो संसद द्वारा ही होते हैं। और चौथा है न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य में आप देखते ही होंगे कि जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग हमने देखा था, तो ये क्वासी जुडिशियल काम है, तो ये न्यायिक कार्य ही माने जाता है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति पे को हटाना, तो ये सब न्यायिक कार्य में आ जाता है। और किसी सदस्य की अयोग्यता भी घोषित कर देती है। MP जो होते हैं उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर सकती है, वो संसद ही करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके तहत, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम आने वाले आगे वीडियो में देखेंगे। और पांचवा है निर्वाचित संबंधित कार्य। तो अब पढ़ ही चुके हैं, उसमें मैंने बताया ही था कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद ही करता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव संसद ही करती है, और न्यायपालिका भी की नियुक्ति भी संसद ही करती है लगभग। वैसे तो कॉलेजियम व्यवस्था है, लेकिन लास्ट में राष्ट्रपति ही उनके नाम को नियुक्त करते हैं। और संविधान संशोधन भी विधायिका का कार्य ही है। तो जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, आज 110 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो वो विधायिका ही की है। विधायिका मीन्स आप संसद को मान लें। तो GST से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो बहुत सारे संशोधन ये जो हमारे जरूरत के अनुसार चाहिए हमें, वो संसद ही करके देती है। और राज्यों से संबंधित शक्तियाँ, आर्टिकल 3 नागरिकता,
356 तो राज्यों से संबंधित भी शक्तियां विधायिका के पास ही है। तो आर्टिकल 3 के तहत भी जो नाम बाउंड्री वगैरह चेंज किया जाता है, तो ये मैंने आपको बताया था, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। वो काम भी विधायिका ही करती है। और नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होते हैं वो संसद के पास ही पावर है करने का। तो अभी जो सीएए एक्ट पास हुआ था, तो उसके बारे में भी मैंने आपको नागरिकता में बताया, वो सब पावर भी संसद के पास ही होती है। और 356 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो उसमें भी संसद की ही पावर है, मतलब विधायिका की। और कार्यपालिका शक्तियों पे नियंत्रण करती है, तो संसद ही कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। जैसा मैंने बताया था ऊपर की, अभी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायी होती है तो मतलब जब तक लेजिस्लेचर में इनका बहुमत है तब तक ही ये सरकार में रह सकते हैं। तो हमेशा बहुमत को लेके इनको सतर्क रहना पड़ता है कि जब भी बहुमत खोते हैं तो पूरी सरकार जा सकती है। अब नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा टूल का है लेजिस्लेचर के पास। कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशन, हर एक चीजों पे डिस्कशन होता है। बजट पास होना, अगर कोई भी चीज नहीं पास होता है तो उसमें इनको कॉन्फिडेंस अपना सिद्ध करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस और नॉन कॉन्फिडेंस, ये सब मोशन में आपको एक एक चीजें बताऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एक एक चीजें बताई जाए। और सूचना का केंद्र भी संसद है। तो जो भी आप देखते होंगे कि संसद का सत्र चलता है, तो उसमें हर एक मंत्रालय अपने मंत्रालय से रिलेटेड सूचना उसमें देते हैं। तो वो पूरे देश को पता चलता है कि आखिर में हमारे देश में क्या चल रहा है। और जो भी अपोजिशन वाले होते हैं तो वो भी क्वेश्चन करते हैं, जो सरकार में होते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। तो उन वजह से सारे देश को भी सूचनाएं मिलती हैं। और हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी होता है संसद में। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां से हर एक क्षेत्र से लोग संसद में चुन के आते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक भी बनता है संसद। और हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र का ही लोग नीति निर्माण में भाग ले रहा है, हर एक क्षेत्र का लोग नीति निर्माण में भाग लेते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि संसद पे सीमाएं क्या है, क्योंकि अगर किसी के पास इतने पावर हो तो अधिकारों का हनन हो सकता है। इसी वजह से सभी पे सीमाएं कुछ होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं सीमाएं क्या है संसद पे। नहीं तो संसद कुछ भी करने लगेगी, ऐसा ऐसा लॉ पास करने लगेगी कि लोगों के अधिकार हनन होने लगे। तो इस वजह से संसद पे कुछ सीमाएं होनी चाहिए। तो वो अब हम सीमाएं देखते हैं इसमें कि संसद पे क्या क्या सीमाएं हैं। तो लिखित संविधान है हमारा। तो लिखित संविधान है तो ऐसा नहीं है कि अब संसद अपने मन से कुछ भी कर सकती है। जो संविधान में प्रोविजन लिखा हुआ है उसी के तहत इनको कार्य करना होता है। ये अपने मन से एक भी कार्य नहीं कर सकते। संसद में जो भी मतलब संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार इनको करना होता है काम। और दूसरा है संघवाद संबंधी प्रावधान है। तो संसद के पास जो राज्यसभा है तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा नहीं है कि संसद अकेले कुछ भी कर सकती है। तो हर एक काम में राज्यसभा की सहमति होती है। संघवाद का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है। तो कोई भी बिल बिना राज्यसभा के मंजूरी के नहीं पास होता है। कुछ ही विषय में राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली है। और तीसरा है इसमें संशोधन की शक्ति। तो संशोधन की भी इनकी ऐसी शक्ति नहीं है कि कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिन्हें कभी नहीं हटाया जा सकता, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है हमारी, उसको संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था आपको फंडामेंटल राइट में, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर थी हमारी। और चौथा बात है इसमें न्यायिक पुनर्लोकन। तो संसद जो भी कानून बना सकती है उसको न्यायपालिका चेक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी कानून बना सकती है। तो आप कितना सारा कानून देखे होंगे कि रद्द भी हो चुका है, जैसे कि 99वां संशोधन रद्द हो गया था पूरा का पूरा। और कितने सारे जो फंडामेंटल राइट में हमने बेसिक स्ट्रक्चर टाइम देखा था, तो उसमें केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स गोलकनाथ केस में कितने सारे प्रोविजन को रद्द कर दिया गया। तो संशोधन ऐसा नहीं कर सकती, उसमें न्यायिक पुनर्लोकन हो सकता है। हम न्यायिक पुनर्लोकन जो मैंने बताया अभी तक कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्य को चेक करती है। और राजनीतिक परिसीमाएं हैं इस। तो ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी कर सकती है। इसमें जो भी ओपोजिशन के मेंबर होते हैं वो सीमाएं लगा के रख। अगर मान लीजिए कि सरकार में जो भी है तो वो कुछ करना चाहे तो बहुत सारा विरोध होता है। हर एक बात का उन पे सवाल उठता है, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो उन पे इस बात की भी बहुत सारी सीमाएं लगी रहती। कुछ भी देखते हैं, छोटा से छोटा काम करने के लिए कितने सारे विवाद खड़े हो जाते। और लोक मत के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। तो इसमें ये प्रोविजन है कि ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे लोगों को विरोध झेलना पड़े इनको, क्योंकि लोग जब अगला चुनाव आएगा तो इनको सरकार से हटा देंगे। तो इस बात की भी सीमाएं हैं, क्योंकि हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन में जवाबदेही
तय की जाती है। अगर जो सरकार पब्लिक के अगेंस्ट में काम कर रही है तो उनको जब इलेक्शन होगा तो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब सीमाएं हैं संसद पे और ये संसद के काम। अब हम देखते हैं आगे कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें विधायिका का महत्व क्या है। तो ये अब हम जान लेते हैं कि महत्व क्या है विधायिका का, मतलब संसद का। सिग्निफिकेंस ऑफ लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सब बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। और जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं एक ही पेज में सारे कॉन्सेप्ट को लिख देता हूँ और डिस्कस कर देता हूँ आपको। अब जब भी रिवीजन करना चाहें आप बस एक बार आप देख लेंगे इस पेज को तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कि महत्व क्या है संसदीय प्रणाली में विधायिका का। कार्यपालिका पर कानून बनाने के लिए दबाव डाल। तो संसद ही कार्यपालिका पे कानून बनाने के लिए दबाव डालता है। जो भी अगर कोई योजना भी होती है, कुछ भी काम होता है तो वो बिना कानून के नहीं होता है। इससे संसद हमेशा कानून बनाने के लिए बाध्य करती है इसमें कार्यपालिका को, और कार्यपालिका ही पहले स्टार्ट करती है कोई भी लॉ बनाना, फिर जाके वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है। कार्यपालिका को हमेशा बाध्य करती है और एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रस्तावित नियमों पर विचार विमर्श विवाद होता है। तो अब जो भी लॉ मान लीजिए कि सरकार बनाना चाहती है तो उस पे पहले डिस्कशन होता है, बहुत विचार विवाद होता है, समिति के पास जाती है तो समिति चेक करके बताती है कि इसमें ये प्रोविजन होना चाहिए, ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लॉ ऐसे नहीं पास हो जाता, बहुत विचार विमर्श के बाद पास होता है। जब ज्यादा डिस्कशन होगा तो ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता जो कि पब्लिक के लिए अच्छा नहीं हो या फिर देश के लिए अच्छा नहीं हो। अब पहले था कि राजा अपने मन से ही कोई भी लॉ बना देता था, अकेले एक वन हैंडेड, उसमें किसी से उसको पूछने की जरूरत नहीं होती थी। और इस संस्थान द्वारा जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रखती है। जनता कैसे नियंत्रण रखती है? तो जो भी MP MLA हम चुन के भेजते हैं, ये मत समझिए कि आप लोग इसको बस पार्लियामेंट से क्वेश्चन आएगा तभी लिख सकते हैं। ये सब चीजें आप स्टेट के भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो जैसे स्टेट के विधायिका के बारे में लिखना हो तो यही सब पॉइंट आएगा वहां पे भी। तो जनता कंट्रोल करती है अपने शासकों को प्रतिनिधित्व से। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर जो जनता जिस एरिया का आपको चुन के भेजी है, अगर आप उस एरिया के आवाज को नहीं उठाते हैं तो अगला बार आपको वो जीत नहीं दिलाएंगे जनता द्वारा वहां की। तो इस वजह से उनका नियंत्रण भी रखा जाता है। अगर संसद में या फिर उनके मुद्दे को आप कहीं नहीं उठाएं तो अगला बार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इलेक्शन जो होता है लोकतंत्र में वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिना इलेक्शन के इन लोगों पे लगाम नहीं लगाया जा सकता, जो भी मंत्री विधायिका ये सब। इसलिए इलेक्शन को बहुत हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, मेंस के रिलेटेड और प्रीलिम्स के रिलेटेड। और जनता को अपने शासन के प्रति लगाव होता है। तो अब जनता को, जैसा कि मैंने मौलिक अधिकार में बताया था कि जब आपको अधिकार होते हैं तभी आपको लगाव भी होते हैं। तो अब इसमें जनता की सुनी जाती है, उनसे लगाव भी होता है संसद से और जो भी हमारे प्रतिनिधित्व हैं उनसे, क्योंकि मेनली लोकतंत्र में जनता के पास ही पावर होती है। तो इस वजह से जनता को लगाव भी होती है इस सिस्टम। और पांचवा है इसमें देश के सभी वर्गों, समुदायों, भूभागों का शासन में प्रतिनिधित्व, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुदृढ़। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होते हैं, हर एक क्षेत्र से लोग इसमें आते हैं संसद में। तो हमारी एकता और अखंडता से मजबूत होती है, क्योंकि भाईचारा बढ़ती है जब हम एक ही जगह बैठ के और सभी लोग मिल के, अगर एक जगह हमारे देश में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हम सभी लोग मिल के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लॉ क्या होता है? लॉ एक सॉल्व करने का तरीका है किसी प्रॉब्लम को। तो पूरा संसद मतलब पूरा देश मिल के एक क्षेत्र के लिए लॉ बनाती है, जो कि हमारा सुधार होना चाहिए जिस क्षेत्र में। तो इस वजह से ये राष्ट्र की अखंडता और प्रतिनिधित्व को, राष्ट्र की हमारी एकता को बताता है। और वैश्वीकरण में आवश्यकता है संसद, तो वैश्वीकरण में संसद की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं वैश्वीकरण से रिलेटेड। कैसे FDI को लाना है, समितियां बनती हैं हमेशा, कैसे हम लोग फॉरेन इन्वेस्ट को अपने देश में मंगा सके। तो हर एक मंत्रालय बनाया गया है इसमें उससे रिलेटेड। तो हर एक मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र में काम करती है अच्छे से। उनको वैश्वीकरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उन पे भी काम करती हैं, और जो भी चीजें इन्वेस्ट वगैरह की चीजें होती हैं उनको वो अट्रैक्ट करती हैं अपने देश। और जनता और शासन के मध्य कड़ी है ये।
तो जनता और शासकों के बीच में कड़ी है ये। मान लीजिए हम जनता है जो वो शासकों को चुन देती है, तो मेनली सारा काम तो संसद में ही होता है, तो विधायिका में होता है। तो यही एक कड़ी है जनता और शासकों के बीच में वाद विवाद का, बात का, उनका प्रतिनिधित्व। और विधायिका एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो विधायिका से ही लोकतंत्र स्थापित, विधायिका में ही लोगों को चुन के भेजा जाता है और वहीं से ही वो सब कुछ देखते हैं, करते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं। इतने सारे काम वो हमारे लिए ही करते हैं और विधायिका हमारे लिए ही करते हैं। मेनली हम ही करते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं हम जो चाहते हैं अपने लिए। तो इतना चीजें थी इसमें एनालिटिकल पार्ट में। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के एक एक प्रोविजन को देखेंगे, उसमें चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा की क्या पावर है, लोकसभा की क्या पावर है। बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों होने वाली है। तो ये है, देखिए राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मैंने चार्ट बताया था वो तो वहाँ पे आप देख लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सदस्य के बारे में बता देता हूँ। पहली बार राज्यसभा 3 अगस्त को 1952 में घटी और यह अस्थायी सदन। तो जैसे कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है और लोकसभा में एक बार में देखते हैं जब पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो नई लोकसभा गठन होकर आती है, लेकिन इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती और ये अपर हाउस और इसे ऊपरी सदन, अस्थायी सदन भी बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे जब इलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसके सदस्य हैं। तो इसमें अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है और 238 आ सकते हैं यूटी प्लस स्टेट से। तो यूटी जिसे हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं और राज्य से मिला के 238 सदस्य और मनोनीत सदस्य 12 आ सकते हैं जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये सब चीजें आगे धीरे धीरे आपको पता चलेंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन। वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 है, 229 तो राज्यों से हैं लेकिन 4 यूटी से भी और 12 सदस्य मनो। तो अभी करंट में ये जो है, करंट में ये चल रहा है, लेकिन प्रोविजन में ये है। और अब हम देख लेते हैं इसमें जो इनके बारे में जो डिटेल से दिया गया है। चौथी अनुसूची में स्टेट और यूटी के सीटों का आवंटन बताया गया है। तो अब किस राज्य से कितना सीट होगा और किस यूनियन टेरिटरी से कितना सीट होगा केंद्र शासित प्रदेश से, ये डिटेल में दिया गया है चौथी अनुसूची। तो जब मैंने अनुसूची के बारे में आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया ही था कि अनुसूची वो होती है जिसमें हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से दिया गया है, क्योंकि संविधान में उतना चीजें नहीं लिखी जा सकती थी, इस वजह से डिटेल आंकड़ा के लिए बना दिया गया है अनुसूची है। तो जैसे दूसरी अनुसूची है तो उसमें सैलरी के बारे में बताया गया। तो अब संविधान में उतना सैलरी एक एक लोगों का लिखा नहीं जा सकता था, तो इस वजह से बना के मैं प्रोविजन अच्छे से बना दिया गया कि जिस लोगों को इतना सैलरी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, ये सब चीजें के लिए अनुसूची हो। तो ये चौथी अनुसूची में स्टेट मतलब आवंटन बताया गया है राज्यसभा की जो सीटों है, किस राज्य से कितना आएंगे राज्यसभा। अब हम देख लेते हैं इनका चुनाव। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा होती है राज्यों की प्रतिनिधित्व के लिए। तो जैसा कि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, फेडरल सिस्टम में जो विधायिका होती है उसमें 2 सदन होता है। तो पहला तो एक होता है नेशनल, जिसको हम बोलते हैं, वो पूरे नेशनल का एक प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन उसमें जो दूसरा सदन होता है वो राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया जाता है, ताकि ऐसा कोई भी प्रोविजन ना आ जाए कि जो राज्य को इफेक्ट करे तो वो राज्यसभा वहां पे रोक सके। क्योंकि फेडरल सिस्टम का ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने में पावरफुल हो। हमारा जो फेडरल है इसी वजह से ये राज्यसभा बनाया गया। और जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था, तो ब्रिटेन में जो अपर हाउस थी वो फेडरल हाउस नहीं थी, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस होल्डर को प्रतिनिधित्व दिया जाता है लॉ बनाने के लिए। जो भी एक्सपीरियंस होल्डर को वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ताकि जब भी कोई लॉ बने तो वहां पे वो अपना सुझाव दे। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्यसभा उस सदन है वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तो हम चुनाव देख लेते हैं। इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो एमपी जो थे लोकसभा के, उनके लिए 25 वर्ष है, यहाँ पे 30 वर्ष। और एमएलसी वोट नहीं करते हैं। तो जब इनका चुनाव होता है, चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इसमें जो स्टेट में 2 सदनीय होती है उसमें एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो लोग वोट नहीं करते जब इलेक्शन होता है राज्यसभा के सदस्य। और स्टेट का निवासी ना भी हो तो वहां से चुनाव लड़। इसमें निवासी से कोई मतलब नहीं होता है, आप उस स्टेट के हैं या नहीं है, क्योंकि मेनली आपको करना है जो पार्टी बहुमत में होती है स्टेट में वही लोग चुन के भेजते हैं, क्योंकि उन्हीं का बात आपको मानना होता है, उनका प्रतिनिधित्व करना होता है। सेंटर पे बता भी दिया हूँ। जैसे ये लोकसभा, तो लोकसभा के जो एमपी हैं ये पूरे बांट दिए गए हैं स्टेट में। तो ये बस एक एरिया के प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, ये छोटा सा एरिया जो राज्य के लोकसभा के एमपी। लेकिन जो राज्यसभा के एमपी होते हैं ये
पूरे स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं संसद। तो ये पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। ये नहीं है कि ये जो लोकसभा के एमपी हैं वैसे यहाँ पे एक एरिया को कर रहे हैं, ये पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो एक ही सदस्य की। तो इनको स्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए किसी भी लोकसभा मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बस आपका वोटर होना चाहिए, मतलब आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, तो आप चुनाव लड़। और लोकसभा में भी वही सिस्टम है। और चुनाव एकल संक्रमणीय खुली मत प्रणाली द्वारा। खुली मत प्रणाली में बता दूं कि वोट किसको दिया है आपको दिखाना होगा, क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधित्व करना है। तो अगर उसको पता ही नहीं है कि जो एमएलए है वो किसको वोट कर रहे हैं, आप किसी और को भी वोट कर सकते हैं। तो मेनली राज्य का प्रतिनिधित्व करना है, जो भी राज्य सरकार में है स्टेट में उसका प्रतिनिधित्व करना है। तो आपको उस पार्टी को दिखाना होगा को वोट किए हैं, ताकि उसको पता चल सके कि मैंने जिस मेंबर को भेज रहा हूँ वहाँ पे राज्यसभा में उसको आपने वोट किया कि नहीं। और एकल संक्रमणीय क्रम में वोट दिया जाता है। तो जैसा राष्ट्रपति में मैंने बताया था कि क्रम में चुनते हैं लोग कि मेरी चॉइस 1 नंबर ये है, 2 नंबर बी को है, 3 नंबर सी को है, वैसे यहाँ पे बताया गया। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य के विशेषज्ञ हों या फिर विज्ञान के विशेषज्ञ हों, कला के हों, समाज सेवा के हों। तो इन सब एरिया से जो विशेषज्ञ होता है उनको चुना जाता है, ताकि इन एरिया से भी कुछ विशेषज्ञ आ सके। क्योंकि लॉ जो बनता है, अगर इस क्षेत्र में लॉ बनाया जाता है तो इस क्षेत्र के अगर लोग रहेंगे तो अच्छा सुझाव दे सकेंगे लॉ बनाने के लिए। इस वजह से ये प्रोविजन किया गया है यहाँ। और ऐसा नहीं है कि हर एक भी मतलब जो ये 4 एरिया दिया गया है यहाँ से सब में से सदस्य, एक भी क्षेत्र से 12 सदस्य आ सके तय नहीं। तो समाज सेवा से ही 12 सदस्य आ सकते हैं, या फिर विज्ञान के विशेषज्ञ ही 12 के 12 आ सकते हैं, ये डिसाइड नहीं। और कार्यकाल और मत जो प्रक्रिया है वो अब हम देख लेते हैं। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर एक 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर। इसी वजह से ये सदन कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती, क्योंकि हर एक साल 1/3 सदस्य को ही रिटायर किया जाता है और उतने सदस्य फिर आ जाते हैं यहाँ पे। और यह संविधान में लिखा नहीं है इसके बारे में, ये जैसा अमेरिका का सिस्टम है वैसा हमने बनाया है। तो लाइक हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में 10 राज्यसभा के सदस्य हों, तो 2018 में आएंगे 3, 2020 में आएंगे 3 और 2022 में आएंगे 4। तो ऐसे प्रोविजन है। ये नहीं प्रोविजन है कि एक ही साथ ये सबको लाया जाएगा, इसी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होता है। हमेशा 3-3, 4-4 सदस्य करके आते और विधानसभा सदस्यों द्वारा 2 वर्ष पे चुना जाता है। और यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने लिख दिया। मतदाताओं की संख्या +1 आना चाहिए, जितने मतदाता है। और 3 सदस्य चुनने हैं तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो ये यहाँ पे जैसे मतदाताओं की संख्या हो गई +1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये जो 3+1 है ये यहाँ आ जाए। और ऐसे करके हम जब इसको 4 से भाग देंगे तो 50 कर देंगे। तो जब 3 सीटें खाली रहेंगी तो ऐसे मत होगा। वैसे ही जब 4 सीटें रहती हैं तो वैसे मत होता है। और 51 चाहिए एक लोगों के लिए मत चाहिए इसमें जीतने के लिए। और आगे हम देख लेते हैं पदेन सभापति, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति होता है। तो जैसा कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है, स्पीकर जिसे हम बोलते हैं, वैसे ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, इन्हें सभापति बोला जाता है। और राज्यसभा का सदस्य नहीं लेकिन निर्णायक वोट दे सकता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो, जब मैंने उपराष्ट्रपति बताया था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन जब भी मान लीजिए वोटिंग होगी किसी बिल पे और अगर वोट टाई हो जाती है तो उसमें निर्णायक वोट कर सकता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का काम क्या है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यसभा में सदन की अध्यक्षता करता है। तो अब जितने भी सदन से रिलेटेड काम होंगे ये अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये अध्यक्षता करते हैं सभापति। और सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। तो जो भी सदन से रिलेटेड चीजें बतानी होंगी वो यही बताएगा। जो भी चीजें बोलनी होंगी, जिस बिल पे वोटिंग वगैरह करानी होगी, तो सभी काम ये सभापति ही करते हैं। सभापति को अपने निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी ये निर्णय लेते हैं तो उसके आप ये नहीं बोल सकते कि इसको क्लियर कर। इनका निर्णय अपने मर्जी से हो और इनके जो भी निर्णय होते हैं और दिशा निर्देश ये बाध्यकारी होते हैं। तो जो भी राज्यसभा के सदस्य होंगे उनके लिए इनके निर्णय बाध्यकारी होंगे, उनको मानना ही मानना। आगे हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं राज्यसभा के कार्य क्या। तो इनके कार्य क्या है आखिर में राज्य के, इससे पता चलेगा। और अभी हम देखेंगे भी राज्यसभा के सारी चीजें। तो पहले हमारा सीक्वेंस के अनुसार है। तो पहला है इनका कार्यपालिका। तो अब कार्यपालिका संबंधित ज्यादा तो अधिकार नहीं है, लेकिन ये बस प्रश्न पूछ सकते। मेनली जो पावरफुल बॉडी है वो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो लोकसभा के वो होते। फाइनेंशियल मैटर वगैरह पे इनको ज्यादा शक्ति नहीं होती है।
क्योंकि इनको राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का फंड अलग होता है, तो इनको ज्यादा पैसा से रिलेटेड चीजों पे अधिकार नहीं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जितना लोकसभा का होना चाहिए उतना राज्यसभा का भी पावर है। और एक टेबल भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें हर एक बिल के बारे में बताया जाएगा, उसमें कितना किसको पावर। इनको ज्यादा कार्यपालिका संबंधित शक्ति नहीं है, बस प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो वित्तीय अधिकार ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज में सूचना जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे बजट भी होता है, तो भले इनको पावर नहीं है राज्यसभा में, लेकिन डिस्कशन यहाँ पे भी होता है, इनके पास भी बजट भेजे जाते हैं और भी विषय से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लॉ वगैरह जो भी देश में चलता है, तो उससे सूचना ये प्राप्त कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं दूसरा विधायी अधिकार क्या है। आर्टिकल 111 कोई भी कानून तभी जब दोनों सदनों से पास होगी। तो कोई भी ऐसा कानून, जो भी कानून बनता है संसद में, जब तक वो दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता, वो कानून नहीं बनता है। तो यहाँ पे विधायिका में इनको मतलब विधायी अधिकार में फुल पावर दिया गया है। तो जो वित्त और धन विधेयक है, इनमें छोड़ के लोकसभा के समान ही अधिकार है। तो बस जो धन विधेयक होता है, इसमें इनको पैसा से रिलेटेड चीजों में ज्यादा अधिकार। और अब हम देख लेते हैं वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार सीमित है, मैंने ऊपर भी बता दिया। वित्त प्लस धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जा सकते हैं और 14 दिन तक अधिकार है लंबित कर सकते। 14 दिन से ज्यादा जो धन विधेयक होता है, इसको नहीं रोक, बस अनुशंसा दे सकते हैं। 14 दिन बाद ये खुद ही समझा जाता है कि बिल पास हो गया। अगर ये कुछ भी नहीं भी करते हैं तो उसको पास ही समझा जाता है। और संविधान संशोधन पे इनकी शक्ति देख ले। सदनों की स्वीकृति तभी कोई संविधान संशोधन होता है। तो इक्वल पावर होता है संविधान संशोधन में इनका। और महाभियोग संबंधित तो राष्ट्रपति को अपदस्थ में बराबर अधिकार है। तो राष्ट्रपति को अपदस्थ करने में बराबर अधिकार है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो भी रेजुलेशन आता है वो पहले राज्यसभा में ही है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। और अन्य अधिकार हम देख लेते हैं। आर्टिकल 249 के तहत उपस्थित एवं मतदान 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और संसद उस विषय पर विधि निर्माण कर सकता है। पहले 1 वर्ष के लिए, फिर बढ़ाना हो तो ऐसी प्रस्ताव फिर से पारित हो। तो अब जो भी 249 के तहत उपस्थित एवं मतदान करने के बहुमत से 2/3 से अगर रेजुलेशन पास कर देती है राज्यसभा, तो राज्य सूची के विषय पे भी संसद कानून बना सकती है। अगर मतलब जैसे जरूरत पड़ जाती है कानून की कि राज्य सूची पे भी कानून बने, तो राज्य जब तक रेजुलेशन पास करके राज्यसभा नहीं देती तब तक नहीं बना सकती संसद। और ऐसे रेजुलेशन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और ये जो रेजुलेशन होता है 1 साल 1 बार पास करके देने पे लागू रहता है। अगर ऐसा फिर से करना है तो एक और रेजुलेशन 1 साल बाद फिर से पास करना होगा, तब जाके बनेगा इस पे कानून। और आर्टिकल 312 जो है, तो 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवा के लिए सृजन का अधिकार है। तो 2/3 से राज्यसभा ही पास करके देगी, तब जाके संसद अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। तो जो सिविल सर्विस का पद होता है वो राज्यसभा बहुमत से पास होगा, तभी जाके संसद बना सकती। और उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही है। तो इतने शक्ति आप देख लिए यहाँ पे राज्यसभा। तो राज्यसभा के जब भी पूछे तो इसमें आप लिख सकते। वैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि राज्यसभा का महत्व, इस वजह से हमें पता लगा कि सभा को बना। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कि राज्यसभा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। मतलब यूपीएससी में तो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है, लेकिन लिखना आपको यही चाहिए, बस वो थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है क्वेश्चन का। और स्टेट पीसीएस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आपको कि राज्यसभा का महत्व क्या है। तो अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा की स्वेच्छाचारिता पे रोक लगाता है। अगर लोकसभा अपने मन की मर्जी के करती है तो उस पे राज्यसभा रोक लगाती है, क्योंकि मेनली हम देख ही चुके हैं कि हर एक विषय में राज्यसभा को बराबर ही पावर है। तो मैंने बहुत सारा प्रोविजन बता ही दिया कि हर एक जो भी लॉ वगैरह पास करने होंगे तो उसमें राज्यसभा से बहुमत से सिद्ध करना ही होगा। और एक सभा से पास करके आप लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसमें लोकसभा और राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कुछ काम होता है। बस वित्त मामलों में लोक राज्यसभा को अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी हर एक मामलों में राज्यसभा को लोकसभा उतना ही अधिकार है। तो ये महत्व है यहाँ पे। और हड़बड़ी या जल्दीबाजी से पारित कानून पर रोक लगाती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक हाउस होगी तो वो जल्दीबाजी में भी कोई लॉ पास कर सकती है, तो इसमें ये नहीं होता है। अब वो लॉ पास करेंगे तो फिर जाएगा वो राज्यसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होता है, फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो कमेटी
वगैरह चेक करते हैं इनको, उसके बाद जाके वोटिंग हो। हड़बड़ी या फिर जल्दीबाजी में कोई चीज काम नहीं हो सकता, सभी चीजों को देख कर ही होता है। तो 2-3 जगह डिस्कशन होता है तब जाके लॉ बनता है। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़े और विशेषज्ञ लोग लाइक साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से तो गुणवत्ता बढ़ती है लॉ बनाने में। मान लीजिए कि जो एमपी एमएलए होते हैं ये किसी फील्ड के एक्सपर्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन जो ये कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से जो लोग चुन के राष्ट्रपति चुनते हैं इनको, तो ये लॉ बनाने में बहुत सारा हेल्प करते हैं। और ये लोग जिस क्षेत्र से आते हैं तो उनके विशेषज्ञ होते हैं। तो जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो वो क्रिकेट खेल जगत में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, खेलते खेलते उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो अगर खेल से रिलेटेड कोई लॉ आता है तो उस पे वो अच्छा सुझाव दे पाएंगे। इस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो इस वजह से राज्यसभा द्वारा उनको राष्ट्रपति नामित कर देता। और चौथा हम देख लेते हैं योग्य व्यक्ति लेकिन चुनाव न जीतना या चुनाव लड़ने से बचना। अब मान लीजिए कि व्यक्ति तो योग्य है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर थे, तो वो तो चुनाव हार गए थे लेकिन वो इम्पोर्टेंट थे, उनको नॉलेज अच्छी खासी थी, लॉ का पढ़ाई किए थे, तो उनको लाया गया था राज्यसभा के द्वारा। और मान लीजिए कि जैसे जो व्यक्ति हो वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता हो तो उसको यहाँ से लाया जा सकता है। अब जैसे जया बच्चन थी तो वो चुनाव लड़ती तो जीतने का कम चांस था, और मान लीजिए कि अब फिल्म इंडस्ट्री से थी तो उनको लाया गया था कि ऐसा कोई भी लॉ बने तो वो वहाँ पे सुझाव दे सके। अब इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है राज्यसभा का यहाँ। और अब हम पांचवा देख लेते हैं, आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने की शक्ति संसद को है और लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर इसमें शक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी करार होते हैं वो लागू होता है तो पहले संसद में पास करना पड़ता है, तो संसद में पास होगा तो उसमें राज्यसभा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको राज्यसभा से ही भी पास कराना होगा। जैसे कि आईएमएफ का हम लोग सदस्य हैं तो उसमें हमने संसद से रेजुलेशन पास किया है अपना कि हम आईएमएफ का कोई भी अगर डिसीजन हमारे अगेंस्ट में भी आता है तो हम उसको मानेंगे। तो उसमें जो करार हुआ है उसमें जो रेजुलेशन पास हुआ है वो राज्यसभा के भी सहमति से पास हुआ है, ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा पास कर ली। और छठा हम देख लेते हैं, लोकसभा भंग तो राज्यसभा काम करती है। तो लोकसभा जैसे भंग हो जाती है तो सब काम राज्यसभा करती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी है तो 1 मंथ के लिए राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब जब भी रिन्यूअल कराना हो तो लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा करे। स्टेट इमरजेंसी है जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और अब वित्तीय आपातकाल तो इसमें राज्यसभा अनुमति देती। और अब हम देख लेते हैं कि राज्यसभा के आखिर में आलोचना क्या है। तो आपको सभी पॉइंट आना चाहिए। अगर आप मेरिट बता रहे हैं तो आपको डिमेरिट भी पता हो, क्योंकि आंसर में आप एक ही चीज को नहीं लिख सकते, उसमें दोनों चीज आपको बताना होगा। मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है उसकी, तो जब आप ये बताएंगे और कंक्लूजन देंगे तो वो एक अच्छा आंसर माना जाता है। तो इसी वजह से मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ, आप वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसा स्पेस हो और जितना बड़ा आंसर लिखना हो उसके अनुसार आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सजावटी अंग, व्यवहार में कोई शक्ति प्राप्त नहीं। तो इसको सजावटी अंग भी बोला जाता है, क्योंकि व्यवहार में इनको बोला जाता है कि कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इनकी आलोचना इस बात से की जाती है कि जैसे कि मान लीजिए एक तो इसमें सदस्य कम है और जो सदस्य है उसमें से 12 राष्ट्रपति ही चुन देता है। और जैसे कि स्टेट में जो सेंटर में पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसकी स्टेट में भी सरकार होती है अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि अब बीजेपी है तो उसकी बीजेपी की सरकार स्टेट में भी बहुत जगह है, तो स्टेट से जो चुन के आएंगे प्रतिनिधित्व तो वो तो पार्टी का ही बात मानेंगे यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। तो अब जितने लोग, एक तो लोग कम है उस पे से 12 राष्ट्रपति नामित कर देता है, तो वो मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है तो वो उनका बात मान सकते हैं 12 सदस्य जो होते हैं, क्योंकि नामित तो यही करते हैं। और जो स्टेट से इलेक्शन होता है तो जो इस पार्टी की मतलब सरकार सेंटर और स्टेट दोनों में है तो इलेक्शन के थ्रू वो उसी मेंबर को भेजेंगे जो उस पार्टी का सपोर्ट करे लोग राज्यसभा में। तो लॉ बनाने के लिए यहाँ पे माना जाता है कि बहुमत बना ही लेती है सरकार जो सेंटर में होती है यहाँ पे, तो इस वजह से इसको सजावटी माना जाता है। और फाइनेंशियल मैटर में इनको कोई पावर है नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मेनली जो काम होता है वो मंत्रिपरिषद सीओएम लेता है। तो वो वीडियो हो चुका है तो आप कृपया उसको देखें जाके। और अब ये दोनों इससे रिलेटेड है तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं। यूएस की भांति राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि परिसंघ जो फेडरल सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट में है। तो हर एक राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि यूपी में 31 सबसे ज्यादा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है तो सिक्किम में बस एक ही है। तो इस वजह से भी आलोचना की जाती है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में हर एक स्टेट का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
तो हमने बराबर प्रतिनिधित्व इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि हमने जनसंख्या के अनुसार दिया। अब यूपी की जनसंख्या कहाँ 22 करोड़ है और छोटे छोटे राज्यों की जनसंख्या कुछ लाखों में होती है, तो प्रतिनिधित्व ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वजह से हमने ये सिस्टम यहाँ पे अपनाया है कि जनसंख्या के अनुसार राज्यों को इसमें सीट दिया गया है। और तीसरा हम देख लेते हैं कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका भी मैंने ऊपर बताया भी इसके बारे में कि इसकी भी आलोचना की जाती है कि एक तो सदस्य ही कम है, 245 सदस्य चुन के आते हैं जिसमें से 12 राष्ट्रपति ही नामित। और चौथा हम देखते हैं कि लोकसभा में पराजित नेताओं को बैकडोर एंट्री होता है इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए अब लोकसभा में कोई नेता नहीं जीतता है तो उसको राज्यसभा द्वारा ला दिया जाता है, तो इसको बैकडोर एंट्री भी बोला जाता है इसमें। क्योंकि मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही आके पीएम बने थे, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो चुनाव हार जाते हैं उनको राज्यसभा द्वारा एंट्री दिया जाता है सरकार, तो इसकी भी आलोचना की जाती है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये भी प्रोविजन इसलिए है क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई आदमी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सरकार में और वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो प्रचलित इतना ना हो। और आजकल देख ही रहे हैं कि अब कोई भी अपराधी से अच्छे लोग तो हार ही जाते हैं। जो मैंने थोड़ा सा राजनीति का अपराधीकरण बताया था, तो हर एक अपराधी ही आजकल जीत रहे हैं इलेक्शन। लेकिन मान लीजिए अच्छे लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो उनको अब सरकार में अगर जरूरत हो तो बैकडोर एंट्री के लिए कोई तो रास्ता हो। अगर लोकसभा में ना जीते तो उनको राज्यसभा द्वारा लाया जाए, इस वजह से भी यहाँ पे इसकी महत्वता बढ़ जाए। और 5वां पॉइंट हम देख लेते हैं, आम निर्वाचन पराजित नेताओं की शरण स्थली बन गई है। तो अब ये भी बोला जाता है कि जो ऊपर पॉइंट मैंने 4 डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है कि जो आम चुनाव हार जाते हैं उनकी ये शरण स्थली बन चुकी है, तो इसी के द्वारा उनको लाया जाता है जो भी चुनाव हार जाते हैं। तो वही पॉइंट है, रिलेटेड है। और 6ठा पॉइंट है इसमें, कानून निर्माण में कभी कभी देरी होती है। अब एक तो डेमोक्रेसी को जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंटियल सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंपेयरली बहुत स्लो माना जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू ये लॉ वो बनता है और कोई ना कोई सदन किसी भी फैसले को रोक लगा ही देती है। तो जो जीएसटी वाला मुद्दा मैंने बताया था, तो राज्यसभा ही बार बार रोक लगा रही क्योंकि बहुमत नहीं थी उसमें, जो पार्टी थी उसकी बहुमत नहीं थी, तो हमेशा रोक लग जाता है। तो देरी होता है अनावश्यक किसी विषय को लेकर, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी माना जाता है। तो हर एक पॉइंट का मेरिट और उसका कुछ डिमेरिट होता है, तो वो आपको जानना है, वो आपको अपने क्वेश्चन के अनुसार उसका यूज करना है एग्जाम में। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब राज्यसभा से रिलेटेड मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता, तो अब मैं आगे ये भी चीजें यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो कृपया आप इसको भी ध्यान में रखें। राज्यसभा के परिसंघीय पक्ष मतलब फेडरल एस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा, क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि ऊपर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है सेंटर में, तो फेडरल सिस्टम के लिए ये बनाया गया है। क्योंकि फेडरल सिस्टम में जो भी राज्य को प्रभावित करने वाले विधेयक होते हैं तो वो राज्यसभा रोकती है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में स्वतंत्र होती है। इस वजह से ये पहला सदन या दूसरा सदन बनाया जाता है राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए। तो ये बात अब यहाँ पे जानना होगा कि परिसंघीय जो फेडरल एस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा है उसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या प्रोविजन है। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको। हाँ, तो मैं आपको एक भी फैक्ट और एनालिसिस नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप बस इस वीडियो को देखते चलिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना और किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चाहें तो कोई बुक अपने अनुसार पढ़ सकते, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सभी बुक को मिला के सारे पॉइंट लिखता हूँ और मेरे पास बहुत सारे बुक हैं, तो मैं आपको उसमें से बता नहीं सकता कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा हो। तो हम पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो मैंने ये पॉइंट बता भी दिया है आपको कि इनको इसीलिए बनाया गया है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो इन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। और दूसरा पॉइंट है, और राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनको राज्य विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। तो इसमें यही देखना होता है कि राज्यों का कैसे इसमें प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, तो क्या क्या प्रोविजन है यही देखना होता है। तो इसमें पहला पॉइंट तो है कि काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो कि मैंने बता भी दिया ऊपर आपको। और दूसरा है राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, तो इस वजह से भी ये राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व हो गया यहाँ पे।
और तीसरा पॉइंट है छोटे राज्यों का भी समुचित प्रतिनिधित्व है। तो छोटे राज्य का भी प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है सेंटर में, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। भले ही सदस्य संख्या कम है तो वो जनसंख्या के अनुसार है, जिसकी जितनी जरूरत है हम उतना ही उनको दिए हैं। मान लीजिए कि यूपी का एक अगर हम सीट दे तो एक लोग क्या रख पाएंगे उतने बड़े स्टेट का प्रतिनिधित्व, और उनकी आवाज क्या रख पाएंगे संसद में। तो इस वजह से उनको ज्यादा सीट दी गई है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये सब छोटे गोवा वगैरह राज्य हैं, तो इनको कम प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि उतने पॉपुलेशन नहीं है। और चौथा हम देख लेते हैं कि राज्यों के हितों के संघर्ष में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो। तो कुछ ऐसे विषय हैं कि जो राज्य को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसमें इनको विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। तो जैसे कि कोई भी सिविल सेवकों की अगर आप नई पद बनाते हैं तो वो राज्यसभा से ही पास होना चाहिए रेजुलेशन, तभी जाके आप बना सकती है संघ। क्योंकि मेनली जो सिविल सेवक होते हैं, जो IAS IPS अधिकारी, ये सब काम तो स्टेट के लिए ही करते हैं, तो स्टेट को प्रभावित करते हैं ये। तो इस वजह से इन्हीं को ये सब शक्तियां दी गई है। और जो भी राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा या फिर जो यूनियन COM की पावर वगैरह बढ़ाना घटाना है, तो ऐसा कोई भी विधेयक आएगा तो राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी, तभी जाके वो कानून बनेगा। तो इसमें भी वो रोक लगाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ानी घटानी भी हो तो वहाँ पे राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, तो वहाँ पे भी ये रोक लगाते हैं। और जो भी संघ सूची, राज्य सूची है, तो उसमें विषय दिया गया है कि किसका कौन कौन एरिया है लॉ बनाने का, तो उसमें भी अगर परिवर्तन करना हो तो राज्यसभा से भी पास करना होगा। ऐसी चीजें दी गई हैं। और इसमें एक ये भी है कि अगर संविधान संशोधन की विधि में प्रक्रिया में चेंज करना हो तो उसमें भी राज्यसभा की सहमति है, तभी जाके ये सब प्रक्रिया चेंज होगी। तो जो भी चीजें अगर फेडरल स्ट्रक्चर को होती है अगर केंद्र सरकार, तो उसमें बिना राज्यसभा के सहमति के नहीं हो सकता वो पूरा। और संविधान संशोधन अलग अलग पारित होता है, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं है, तो ज्वाइंट सेशन संविधान संशोधन में नहीं होता है। ये मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ आपको, बहुत सारे जो टॉपिक चल रहे हैं तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इसके बाद। तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है, क्योंकि आप जबरन पास नहीं करा सकते संविधान संशोधन, इसमें अलग अलग सेपरेट पास किया जाता है संविधान संशोधन को। और छठा है इसमें मंत्रिपरिषद सदस्य राज्यसभा से भी तो नीति निर्माण में शामिल होंगे। तो अब जो मैंने बताया भी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं यूनियन COM के, तो उनको राज्यसभा से भी चुना जा सकता। तो मेनली कुछ ना कुछ सदस्य राज्यसभा से भी आ ही जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इलेक्शन जीत नहीं पाते। तो जो भी सरकार रहती है केंद्र में, तो वो कुछ बाईपास करके लाती है अपने मतलब सदस्य को। तो अब राज्यसभा से आए हैं तो जो नीति निर्माण होगा तो उसमें इनका भी प्रतिनिधित्व हो ही गया, क्योंकि राज्यसभा के थ्रू आ रहे हैं वहां पे। तो ये भी यहाँ पे बोला जाता है। और सातवां पॉइंट हम देख लेते हैं, नेशनल इमरजेंसी और जो प्रेसिडेंट रूल है, राज्यसभा की भी अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो राज्यसभा को इसमें इक्वल पावर है, दोनों सदन से जब पास होगा बहुमत तभी जाके ये इमरजेंसी लगती है यहाँ पे। तो ये फेडरल एस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा है, तो ये क्वेश्चन में है तो आप लिख सकते हैं। अब हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आता है कि नॉन फेडरल एस्पेक्ट देखा जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी दिया जैसे नॉन फेडरल एस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा, तो जो फेडरल एस्पेक्ट नहीं है राज्यसभा का, वो अब हम यहाँ पे ये भी बताना होगा हमें। तो ये चीजें भी आपको लिखनी होगी एग्जाम। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट में, जो आप ध्यान में रखेंगे जैसा करना होगा। तो दोनों चीजें आपको लिखनी होगी, आप एक तरफा आंसर बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन किस अनुसार है और आपको क्या सिद्ध करना है उस अनुसार हम देखते हैं। तो अगर आपको किसी चीज को सही सिद्ध करना है तो आपको सही जो पॉइंट है उसको ज्यादा देना होता है, और जो खराब पॉइंट है उसको कम देना। और आपको अगर खराब सिद्ध करना हो तो जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ज्यादा देना होता है और पॉजिटिव पॉइंट को कम। तो वो आप अपने अनुसार वहां पे लिख सकते। तो अब हम देख लेते हैं नॉन फेडरल एस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा। तो इसमें है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, तो ये मैंने बता भी दिया आपको। तो ये फेडरल के खिलाफ है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो ये तो सेंटर का प्रतिनिधित्व माना जाता है कि सेंटर के कहने पे ही, यूनियन COM के कहने पे ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनता है, और राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये मैंने बता भी दिया वहां पे। तो ये आप लिख सकते हैं कि राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसा कि अमेरिका में, वैसे लिखेंगे आप। और बराबर शक्ति नहीं है। आर्टिकल 249 है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देने पे संसद
कानून बना सकती है। तो जो आर्टिकल 249 है, अगर राज्यसभा एक बहुमत से अपने, तो इसमें रेजुलेशन पास करके अगर संसद को बोलती है तो संसद की पावर बढ़ जाती है, वो मतलब राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, तो राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो ये यहाँ पे गलत माना जाता है, क्योंकि राज्य सूची पे कानून बनाना राज्य का काम है। और चौथा इसमें है यूटी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो अब इसमें ये भी बोला जाता है, जो यूनियन टेरिटरी है हमारी 7, और अभी एक चेंज भी हुई है, तो उनके लिए भी कानून, उनके भी सदस्य इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब ये तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी को, इसमें केंद्र शासित प्रदेश को क्यों प्रतिनिधित्व दिया गया है, इस पे सवाल उठता है। क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी जो होती है वो तो मेनली केंद्र सरकार देखती है, तो इसमें इनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं 5वां पॉइंट, आर्टिकल 52, 2 या 2 से अधिक विधानसभा द्वारा निवेदन तो संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पे। तो ये भी एक प्रोविजन है 252 के द्वारा, कि अगर 2 से ज्यादा विधान मंडल जो होते हैं स्टेट में, अगर वो एक रेजुलेशन पास करते हैं और संसद से निवेदन करते हैं कि आप बनाए राज्य सूची पे कानून, तो संसद कानून बना सकती है। तो ये सब फेडरल एस्पेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि राज्य सूची को सेंटर टच नहीं कर सकती है। तो ये इतने प्रोविजन थे राज्यसभा से रिलेटेड, हमने बहुत अच्छे से राज्यसभा को देख लिया है। तो आप बस इस वीडियो को देखते चले और रिवीजन करते चले। गाइज थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं।